अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है टेस्ट की डिस्कशन है, टेस्ट 4। इसके 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड से मिल के एक क्वेश्चन था। ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर है, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, चलें आप बार इधर से भी देख सकते हैं। ये हमने बस नाम ही चेंज किया था, वरना ये पास पेपर का क्वेश्चन है। कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अल्फा लिमिटेड। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता जी इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन AL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 हमें जी नोट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट बनाना पड़ेगा। नोट बनाना हमने काफ़ी दफ़ा सीखा हुआ है, दोबारा इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं। कहता है कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। चलें जी, आसानी हो गई है। कहता है सिर्फ 2018 की बातें करनी है, 2017 को कुछ ना करें, ना छेड़ें। चलें भाई जी। कहता था बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2018 इज इतना। ठीक है, ये हमें ओपनिंग बैलेंसेज उसने खुद दिए हुए हैं। ऑफिस बिल्डिंग का भी दिया, इक्विपमेंट का भी दिया। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं जी जरा। कहता है रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी 2018 अमाउंटेड रुपीज 8.5 मिलियन। उसने बताया जी रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस है ना जी, वो 8.5 मिलियन है। कितना है? 8.5 मिलियन। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, देखते हैं इसने कहीं यूज होना कि नहीं होना। वैसे आपको पता है, जब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के मूवमेंट का सब डिस्क्लोजर बनाएंगे, ठीक है जी, तो उसमें सब नोट बनाएंगे, उधर ये यूज होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस कहीं और इस्तेमाल होगा कि नहीं, बाद में देखते हैं ये क्यों दिया हुआ है। कहता जी ऑन 1 सितंबर 2018 अ न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 70 मिलियन टू द सप्लायर। कहता हमने 1 सितंबर 2018 को एक इक्विपमेंट परचेज किया और उसके लिए पेमेंट हमने कर दी थी 70 मिलियन की। ठीक है, कहता एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। कहता पुराने वाला जो इक्विपमेंट था वो हमने क्या कर दिया? बेच दिया। ये रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है। पुराने वाला एसेट बेचा और नया वाला नए वाले से पुराने रिप्लेस कर लिया। सही है जी, पुराना बेच के नया वाला इक्विपमेंट खरीद लिया। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एट 21 मिलियन एंड रुपीज 93 मिलियन रिस्पेक्टिवली। जी, हमने इसके कुछ रूल सीखे थे, अभी पिछली क्लास में भी हमने अभी डिस्कस किया। अगर किसी एसेट की, अगर हम एसेट रिप्लेस कर रहे हो तो हमें कॉस्ट चाहिए किसकी? न्यू एसेट की। पुराने वाले एसेट की तो गिवन है, इधर हमें न्यू एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके 3 रूल्स थे। अगर पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू दी है वो, प्लस जितना हमने कैश पे कर दिया, ये नए वाले एसेट की क्या बन जाएगी जी? कॉस्ट बनेगी। अगर फेयर वैल्यू पुराने वाले की नहीं दी, नए वाले की दी है, तो यही कॉस्ट है न्यू एसेट की। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा सिनेरियो क्या था? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस अगर कोई हमने पैसे पे कर दिए हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा जी? ये उसकी कॉस्ट बनेगी। इधर देखें जी, 21 मिलियन पुराने वाले की फेयर वैल्यू है, सो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सर 70 मिलियन हमने क्या कर दिया है? 70 मिलियन हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। अच्छा, पहले मैं जरा नोट की शक्ल बना लूं एक। पहले नोट की जरा शक्ल बना लेते हैं जी। नाम बताएं जी। एल्स बताएं। नोट में क्या लिखते होते थे? बोलें शाबाश। इधर करके लिख देता हूं जी, शाबाश। एल्स नोट्स टू द मैं सिर्फ FS लिख दूं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। जी, ये बन गया। आपने इधर बनाना है फेस पे। और क्या बनाना पड़ेगा? बोलें शाबाश। और जल्दी 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 जल्दी, शाबाश जी। इधर क्या लिखना पड़ेगा? इसको नंबर दे दें जी, नोट नंबर 7। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी, इधर आती है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट।
जी बताएं जी, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। पहले नोट का फॉर्मेट बना लेते हैं ना जी। उसके बाद बताएं जी, शाबाश, एडिशंस। उसके बाद क्या आएगा? और क्या आएगा जी? इधर आ जाएगा डिस्पोजल। इधर क्या आएगा जी, बोलें? अच्छा, एक दो लाइनें ना हम जरा छोड़ भी दिया करेंगे, ताकि अगर कोई और चीज नहीं आनी हुई तो उसके बारे में, अच्छा थोड़ी सी जगह जरा छोड़ दें, कहीं अंदर कोई घुसेड़नी हुई चीज तो वो भी आ जाएगी। पेपर में बाज़ वक़्त ऐसे होता है, बाद में पता चलता है कि नई चीज भी कोई आनी थी। जी शाबाश, बोल लें। इधर क्या आएगा? ये कौन सी ट्रांसफर है? रीवैल्यूएशन वाली, ठीक है जी, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है? रीवैल्यूएशन। और थोड़ी सी लाइन छोड़ दें जरा, अगर एहतियातन आदत बना लें, थोड़ी सी जरा ना, थोड़ा सा जरा खुला खुला बनाया करें इसे, अगर कोई चीज अंदर आनी हुई बाद में पता चले वो हम लिखने के काबिल हों। इधर क्या आएगा जी? क्लोजिंग। इस तरह प्रैक्टिस करें, खुला खुला बनाएं। शाबाश, एक पेज पे आपने ये बनाना है पूरा। फिर उसके बाद बताएं जी, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का नोट बना रहे हैं, पीपी का नोट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और बताएं शाबाश जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बताएं जी, क्या लिखना पड़ेगा? और ओपनिंग बैलेंस, और जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ट्रांसफर लिख दूं? ट्रांसफर लिख दूं? और बोलें जी। भाई यही होता है पीपी के नोट में। इधर आ जाएगा जी क्लोजिंग। आपने जब बनाना ना तो आपने कोशिश करनी जरा खुला खुला बनाएं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस। इधर क्या आ जाएगा जी? बुक। और जी बोलें शाबाश। इधर आ जाएगा जी मेजरमेंट। इधर क्या आ जाएगा जी? बोलें शाबाश। डेप्रिसिएशन मेथड। और क्या आएगा जी? बोलें। और आएगा जी डेप्रिसिएशन स्लैश यूजफुल, ठीक है जी। ये सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें आ गई जी। अब मेरे अजीज हम वतनों, हमने क्या करना है, ये इधर देख लेंगे जी। एक थोड़ी जगह छोड़ें, इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दें। देखें जी, एक तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के नजर आ रहा, ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट तो इधर से ही पता चल गया। ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट तो मुझे सामने फेस पे नजर आ रहे हैं, उसने खुद इसके बैलेंसेस बताए हुए हैं। जी जी चलेंगे, कोई मसला नहीं, किसी को दे दें। अच्छा जी अच्छा भाई, अब क्या? अब मेरे भाइयों इधर लिखें जी, इधर लिखें शाबाश। सबसे पहले लिखें जी करेंसी क्या है, रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा जी, और मुझे बताएं जी एसेट्स के नाम बता दें, शाबाश जी। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। अभी देखें जी, मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कोई है, कोई और चीज का नहीं है, ठीक है। एहतियातन मुझे टोटल का कॉलम तो वैसे नहीं बनाना, तो आपके पास तो पेज में वैसी जगह होगी ना। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं शायद क्वेश्चन में कोई और चीज भी हो। तो इधर तरह लाइन लगाते हैं। ये जी मेरा आ गया जी पेज नंबर 1। ये आपका आ जाएगा जी पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पे आपने 7.1 में क्या, अगर रिवैल्यूएशन कभी हुई तो वो वाले नोट्स बनाने पड़ेंगे। इधर सब नोट्स आ जाएंगे 7.1, 7.2 और 7.3। इधर अगर रिवैल्यूएशन हुई तो लिखेंगे जी लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड वाला। इधर हम लिख देंगे 7.2 में हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, और इधर क्या लिखेंगे? मूवमेंट सरप्लस की बना देंगे, ठीक है। ठीक है जी, इसके अलावा भी अगर कोई नोट हुआ तो वो भी इसके नीचे आ जाएगा। चलें, इसके लिए मैं तकरीबन इतनी लाइंस छोड़ देता हूं। ये मेरे 2 पेज आ गए। आपकी जो शीट होगी, आंसर शीट, उसका ये पेज नंबर 1 होगा, ये पेज नंबर 2 होगा, ठीक है। इधर से अब सिर्फ पीपी का नोट है। हमने क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमें पीपी का भी नोट बनाना पड़ा था और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी।
हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए एक पेज छोड़ा था और उसके अलावा और प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के लिए 2 पेजेस छोड़ दिए थे, याद है? आप बेशक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी 2 पेज छोड़ दें, कोई मजाका नहीं है, ठीक है? तो प्लान करें क्वेश्चन को। फिर ये हमारा वर्किंग्स वाला पेज स्टार्ट हो गया। ये कौन सा पेज स्टार्ट हुआ? वर्किंग्स वाला, ठीक है जी, ओके है। सबसे पहले जो डेटा मुझे गिवन है वो तो मैं लिख लूं। जो डेटा मुझे गिवन है जी, ऑफिस बिल्डिंग की मुझे क्या गिवन है जी? 1 जनवरी 2018 पे मुझे ऑफिस बिल्डिंग की, बोलें शाबाश, ओपनिंग बैलेंस पता है जी, बताएं शाबाश। जो डेटा गिवन है 240, इधर 190 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है जी आपको? 36 और 60, 36 और 60, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसने सबसे पहले बात शुरू की है इक्विपमेंट के बारे में। हम भी इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जी। जी कहता जी ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और न्यू इक्विपमेंट, ये भी हमें पता चल गई। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, कहता जो पुराना इक्विपमेंट था वो 40 मिलियन का हमने खरीदा हुआ था, ठीक है। अब आपको पता पुराने इक्विपमेंट की डिस्पोजल, पुराना इक्विपमेंट इधर डिस्पोजल में आएगा और इधर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसकी जाएगी डिस्पोजल में से। नए इक्विपमेंट की इधर कॉस्ट आएगी एडिशन के तौर पे, एग्री जी। सबसे पहले मुझे बता दें, सबसे पहले बताएं जी, कहता कॉस्ट इंकर्ड ऑन, अच्छा कॉस्ट इंकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹5 मिलियन। जी भाई देख, बताएं बताएं, न्यू जो एसेट होगा उसको इंस्टॉल करने में 5 मिलियन लगे, तो ये भी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, शाबाश। फेयर वैल्यू प्लस क्या 9। अब देखें जी, देखें इसका तरीका कार क्या होगा, इधर देखें। हमें कॉस्ट चाहिए, वर्किंग 1 करते हैं जी, हमें कॉस्ट चाहिए जी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जी। कैसे आएगी, बोलें शाबाश। पुराने वाला एसेट, पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू बताएं 21 प्लस हमने कितना कैश पे किया, बोलें 70 मिलियन। 70 मिलियन का कैश पे किया बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन टू द सप्लायर। न्यू एसेट को खरीदने के लिए 70 मिलियन का कैश पे किया। ये कितना बना जी 91। कितना बना 91 प्लस 5 रुपए किसके, इंस्टॉलेशन के। 5 रुपए किसके, उसको इंस्टॉल करने के। इंस्टॉल करने की कॉस्ट ऐड होती है ना जी। ये देखें इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट, इसे कैपिटलाइज करेंगे तो ये कितना बना 96 मिलियन। 96 मिलियन ये वर्किंग 1 से आ गया जी, कॉस्ट इसकी एडिशन आ गई, एडिशन आ गई। देखें ये वाली एक ट्रांजैक्शन है, ये वाली एक ट्रांजैक्शन है, ये सारी हमने समझ ली। इसको इधर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं अब जी। 96 किधर आएगा, बोलें इक्विपमेंट में। और मुझे बताएं पुराने एसेट के साथ क्या सलूक करना है। नोड के अंदर देखें, नोड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो पुराने एसेट की डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट चाहिए जी। कितनी कॉस्ट है जी उसकी, बोलें शाबाश, कितनी है जी 40 मिलियन। उसने खुद बता दिया 40 मिलियन उसकी कॉस्ट है। और मुझे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, किसकी जी, इक्विपमेंट की। अब वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 2 में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो डिस्पोज हुआ, किसकी जी, अच्छा जी। सबसे पहले तो देखते हैं इक्विपमेंट के बारे में कोई और बात तो नहीं की गई। कहता जी ये बातें सारी अच्छा कहता 1 जनवरी 2008 पे एएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये तो इक्विपमेंट की बात नहीं है, प्लांट की बातें हैं, ये प्लांट जी। अच्छा ये बोर्मिंग कॉस्ट मुझे लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बोर्मिंग कॉस्ट है। अच्छा जी ये सारी बातें प्लांट के बारे में है, ठीक है, सारी बातें प्लांट। इधर आए जी, ये कहता है 31 दिसंबर 2018 पे द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये सारी बातें ऑफिस बिल्डिंग के बारे में हैं जी, ठीक है जी, ये ऑफिस बिल्डिंग के बारे में है ये सारी बातें। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़ें, कहता अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। मैं इधर क्यों आया, क्योंकि देखिए जी मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, किसकी, इक्विपमेंट की। ऐसे ही है, कहता जी ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है और 20% रेट है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रीवैल्यूएशन है, ओके जी। इक्विपमेंट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है।
और रेट 20% है और कॉस्ट पे मैयर होता है। किस पे मैयर होता है? कॉस्ट पे मैयर होता है। अच्छा जी, ओके हो गया। और कहते हैं एमएल अकाउंट्स और रीवैल्यूएशन। अच्छा ये तो रीवैल्यूएशन जो है तो ऑफिस बिल्डिंग पे है, ठीक है, तो आप देख लेंगे। अच्छा लगे हाथों में एक काम और कर सकता हूँ, ये सब नोट्स बना सकता हूँ ये वाले, जल्दी से आसान वाले नंबर ना ले लें, ये तो बनाए ना, जल्दी जल्दी जरा बताते जाएं, शाबाश, जल्दी 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 बताते जाएं, शाबाश जी। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आएगा। इधर क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपनिंग में तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर आ गया। वो जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में है, और नीचे बताया भी हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एसेट्स, ठीक है जी। ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था, ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था जी। मेजरमेंट बेसिस जल्दी से बताएं, शाबाश। ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन, रीवैल्यूएशन मॉडल, इधर बताएं जी। जी इधर है जी कॉस्ट मॉडल, इधर बताएं जी। इधर बताएं जी। डेप्रिसिएशन मेथड इधर क्या है? इधर क्या है जी? इधर क्या है जी? स्ट्रेट लाइन। आसान वाले मार्क्स तो ले लें। और इधर बताएं रेट कितना है? यूजफुल लाइफ 20 इयर्स है, कितनी है? इधर बताएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कितना है जी? और इधर बताएं जी स्ट्रेट लाइन मेथड कितना है जी? 15 इयर्स। अच्छा रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ना, ये हम जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो रिवाइज बुक वैल्यू की बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो ये वाला मेरा ख्याल है शायद कहीं चेंज ना हो जाए, याद है? ये तो उसने लाइफ दी हुई है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हुई, रीवैल्यूएशन मॉडल हुआ तो हमें डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे कैलकुलेट करना होती है जी? रिवाइज बेसिस पे। किस बेसिस पे? रिवाइज बेसिस पे कैलकुलेट करना होती है। तो इधर अभी फिलहाल नहीं लिखते, बाकियों पे लिख सकते हैं। अच्छा और बताएं क्या करना है अब? इक्विपमेंट का डेटा कंप्लीट करें जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो मैं इधर वर्किंग अगर कर लूं, वर्किंग नंबर 3, इसमें मैं लिखूं जो मैं शुरू में हम लिखते होते थे। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें जी। जब वो करेंगे तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली जो डिस्पोजल है उसकी भी आ जाएगी जी। सबसे पहले बताएं जी ऑन जी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन? इक्विपमेंट के ऊपर जी। सबसे पहले ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या करना है? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है? लेस क्या करना है? डिस्पोजल्स की। क्या? लेस डिस्पोजल की हमें क्या चाहिए होती है? इधर सेम सलूक करें वही वाला, ठीक है, सेम सलूक करना है। डिस्पोजल की क्या? कॉस्ट माइनस बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। करवाएं जी। ओपनिंग एसेट्स की कितने, ओपनिंग एसेट्स कितने हैं जी? 190। इस पे 190 कितनी है जी? 190 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बोलें शाबाश। लेस क्या करना पड़ेगा जी? कितनी है? नहीं नहीं, ये देखिए 60 है। कितनी है? 60। लेस हमें मजीद भी कुछ करना पड़ेगा। बोलें बोलें शाबाश। डिस्पोजल की हमें इधर क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू। क्या चाहिए होती है हमें? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग एसेट्स की भी बुक वैल्यू चाहिए होती है, और डिस्पोजल की भी क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू। इसकी तो बुक वैल्यू हमने निकाल ली, डिस्पोजल्स की भी बुक वैल्यू बता दें जी। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा हमें, इसकी कॉस्ट है पुराने वाले एसेट की 40 मिलियन, माइनस क्या करना पड़ेगा? बोलें शाबाश। माइनस हमें क्या करना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखें ये एसेट हमने खरीदा कब था? ये वाला एसेट हमने खरीदा कब था?
ये वाला एसेट भाई हमने खरीदा था 1 जुलाई 2016 पे, तो 2016 के 6 महीने और 2017 का पूरा साल 1.5 ईयर्स ये वाला एसेट डेप्रीशिएट हुआ। हमें 1 जनवरी ओपनिंग 1 जनवरी 18 है ना जी, तो हमें 1.5 साल की डेप्रीसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। तो हम अगर शॉर्टकट लगाएं, ये देखिएगा, अगर हम लगाएं शॉर्टकट तो बुक वैल्यू हमारे पास इधर आ सकती है, बुक वैल्यू आ सकती है जी। इसका रेट है जी कितना 20%, इसका रेट है जी 20%। देखिएगा हम करते हैं मेरे भाइयों, हम करते हैं 60, नेट रेट आ जाएगा 80%, इसको कर देते हैं जी पार, बताएं कितनी आएगी, शाबाश जी। बुक वैल्यू बता दें, बुक वैल्यू बता दें जी डिस्पोजल की, बोले शाबाश, कितना जी है? नहीं ये सॉरी ये 40 था, ये 40 था, 28.62 है शायद, कितनी है 62। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 28.62 क्या लिखूंगा जी, इधर वर्किंग 3.1 कर दें, इधर रेफरेंस दे दें वर्किंग 3.1 का, ठीक है जी, ओके है, ओके है जी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये इसकी बुक वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, इधर इसकी बुक वैल्यू लिखें जी 28.62, रेफरेंस दें जी वर्किंग 3.1 का, ठीक है जी, ओके है। अब मुझे बता दें इस पे लगाएं जी डेप्रीसिएशन का रेट 20%, जी बोलें कितना आएगा, नहीं 124 नहीं आ सकता, आप करने जी 190 माइनस 60 माइनस 28.62, जल्दी जल्दी शाबाश, 101 नहीं आ सकता, क्या हो गया, मल्टीप्लाई 20% भी तो करना है ना, 190 माइनस 60 130, 130 में से 28.62 माइनस करें, 130 में से 28.62 माइनस करके बताएं भाई कितना, अच्छा ये कितना आता है पहले इधर तो बता देना, 101 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाई करें 20%, 20.27, ये सही है। चलें अब मुझे बताएं जी ऑन एडिशंस, ऑन एडिशंस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बोलें शाबाश। एक एसेट इक्विपमेंट नया भी तो आया जिसकी कॉस्ट कितनी है 96 मिलियन, कितनी है 96 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 20%, देखें कितने महीने इस्तेमाल हुआ, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, ऑन 1 सितंबर 2018 4 महीने इस्तेमाल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 4/12, जी बोलें शाबाश 6.4 आ गया जी। ऑन डिस्पोजल्स, ऑन, देखें इस क्वेश्चन से हमें सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, सारा पुराना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिवाइज हो गया। ऑन डिस्पोजल पे बताएं शाबाश, ऑन डिस्पोजल्स हमें इधर बुक वैल्यू चाहिए होती है, इस बुक वैल्यू को उठा के इधर लेके आते थे, कितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ, पुराने वाला एसेट कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 1 सितंबर को एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेस नहीं सॉरी एक्सचेंज का लफ्ज इस्तेमाल करना था मुझे, 1 सितंबर को एक्सचेंज हो रहा, यानी कितने महीने, अगस्त तक हमारे पास रहा, अगस्त तक पुराना एसेट रहा और अगस्त से आगे दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक नया वाला एसेट आ गया हमारे पास, जी बोलें शाबाश। ये है जी 28 पॉइंट, इधर से उठा के डायरेक्ट इधर ले आए, मल्टीप्लाई बाय 20% और मल्टीप्लाई बाय, बोले जी कितना आएगा 3.82 कर लें जी, जवाब बता दें, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बता दें कितनी 30.49, ये डेप्रीसिएशन को लिखें जी ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन में लिखें 30 अच्छा जी एक बात और, हमने एसेट की कॉस्ट तो माइनस कर दी जो बिका, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अभी भी माइनस करने वाली रहती है, कैसे आएगी, कैसे आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, देखें जी एसेट की बुक वैल्यू ओपनिंग पे कितनी थी
28.62 ओपनिंग पे अगर मैं निकाल लूं, ओपनिंग पे अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो कैसे निकालूंगा बताएं? असल में ना मुझे टोटल चाहिए इस एसेट की। एक तो ये आगे 3.82 वाली, प्लस इधर भी तो कोई डेप्रिसिएशन है। इधर देखें बुक वैल्यू 28.62 है, इसका मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है बराबर किसके? बुक वैल्यू के। तो मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, इधर आपने लिखा होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है जी किसके बराबर? बुक वैल्यू के। तो मुझे बताएं 40 माइनस 28.62 कर दूंगा तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आ जाएगा। कितना आएगा ओपनिंग? 11.38। ये तो आगे ओपनिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आगे जी ओपनिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे आई है। ओपनिंग पे मेरे पास आ गई जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? बोलने शाबाश। 11.38। अगर मैं आपसे ये पूछूं ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? हमारे साल में पुराना एसेट इस्तेमाल हुआ 8 महीने जी। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन बताएं, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं इसे 82, तो टोटल बता दें। ठीक है जी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड इधर मैं लिखूंगा ट्रांसफर में, और सॉरी डिस्पोजल में जी। डिस्पोजल में लिख दूं कितना? 15.2 लिख दूंगा। डन। इधर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नहीं 1, सॉरी वर्किंग 2। ठीक है। और अच्छा जी, और इधर भी मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। ये कहां से आया? वर्किंग 3। ठीक है, इधर भी जी। डेप्रिसिएशन में भी रेफरेंस दें, शाबाश जल्दी करें। वर्किंग 3, वर्किंग डन। ये वाला काम खत्म, इक्विपमेंट खत्म। आगे आए जी, शाबाश। कहता जी आगे पढ़ें जी। कहता ऑन 1 जनवरी 2018 एएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे कंस्ट्रक्शन शुरू की ऑन 1 जनवरी, यानी इसका मतलब ओपनिंग पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। द होल प्रोसेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2018। कहता कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कब खत्म हो गया? कहता है असेंबली और इंस्टॉलेशन भी हो गई है। कब? 31 अक्टूबर 2018 पे। कहता हाउ एवर द वर्क वाज स्टॉर्ट फ्रॉम 16 टू 31 अगस्त 2018 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। ये कहाँ इस्तेमाल होना? छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ें। क्या नीचे पढ़ें। कहता था टोटल कॉस्ट ऑफ 660 मिलियन इंकर्ड ऑन द प्लांट वाज पेड। कहता कितना खर्चा प्लांट पे आया? यानी ये क्या है जी? ये कॉस्ट है प्लांट पे। नीचे पढ़ें। कहता अच्छा ये पेमेंट, ये वाला फॉर्मेट देख के मुझे याद आया, ये तो कुछ बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बातें करना चाह रहे हैं। हमने कहा अच्छा नीचे पढ़ते हैं। द प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 500 मिलियन। यानी ये जो बातें हैं ये तो बोरोइंग कॉस्ट की तरफ लेके जा रहा है। कहता ये प्लांट हमने खरीदा, ये हमने फाइनेंस, हमने एक लोन से ये वाला प्लांट खरीदा। कहता इस प्लांट के लिए हमें 500 मिलियन लोन लेना पड़ा। ऑब्टेन्ड ऑन 1 मार्च 2018। ऑब्टेन्ड ऑन 1 मार्च 2018। कहता द लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 18% पेबल एनुअली। कहता जी इस पे हमें मार्कअप देना पड़ेगा एनुअली, यानी इसका मतलब है 1 मार्च को लोन आया तो 1 साल के बाद हमें मार्कअप देना पड़ेगा। सही है, हम एक्स तो बना ही नहीं रहे। ठीक है, मार्कअप तो देना पड़ेगा 28 फरवरी 2019 पे जाके। तो ये तो बात इररेलेवेंट सी होगी, लेकिन ये रेट हमारे लिए रेलेवेंट है। कहता जी द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन। अच्छा मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बोरोइंग कॉस्ट वाली बातें कर रहा है। इसका मतलब है 600। हम बोरोइंग कॉस्ट में कैसे कहते थे? हम कहते थे अगर हमने एसेट की कॉस्ट निकालनी होती थी हम कहते थे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। तो बनाई जी वो वाला फॉर्मेट, शाबाश बनाए शाबाश जी। मैं इधर कर लूंगा जी वर्किंग 4 जी। इधर आएगा जी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग
जी भैया एक तो आ जाएगी, बोलें शाबाश, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लिखते, कॉस्ट लिखते हैं, प्लस क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। भाई ये तो उसने खुद ही बता दिया 660 है। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की पूरी अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर, देखें, लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, और फिर लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है, स्पेसिफिक लोन से माइनस होती है, और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, तो वो सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। बहुत उम्दा क्वेश्चन था ये वाला जी। इधर वर्किंग कर लें जी, वर्किंग 5, कौन सी वर्किंग करें जी, वर्किंग 5, ठीक है, वर्किंग 5, वर्किंग 5 इधर कर दूं जी मैं, फिर इधर जगह चूंकि अब नहीं है जी। वर्किंग 5 करनी पड़ेगी जी। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, सबसे पहले आता है जी लोन प्रोसेसिंग फी, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, फिर आता है जी लेस, ओ जगह छोड़नी पड़ेगी, जगह छोड़ दें जी, एक तो लाइन छोड़ दें, शाबाश। लेस क्या करना है, जगह क्यों छोड़नी है जी, कैलकुलेशंस के लिए, लेस कर दें, शाबाश, इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर उसके बाद आता है जी, जगह छोड़ें, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, लें जी, जगह छोड़ दें जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोलें शाबाश, क्या करना पड़ेगा जी, देखें जी, लोन प्रोसेसिंग फी है क्वेश्चन के अंदर, कोई पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बता दें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोन कब रिसीव हुआ, सबसे पहले क्राइटेरिया देखें जी बोरोइंग कॉस्ट का, लेटर ऑफ, क्या जी, लेटर ऑफ वर्क स्टार्टेड, लोन रिसीव, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, जी काम कब शुरू हुआ जी, 1 जैन को, और लोन रिसीव किया 1 मार्च को, पहली पेमेंट है 1 फेब को, लेटर है जी लोन रिसीव, यानी हम कब से बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे, 1 मार्च, 1 मार्च जी, 1 मार्च से लेके खत्म कब करेंगे, देखें नीचे आ रहा है जी, जी देखें जी, सीजेशन का क्राइटेरिया क्या है, सीजेशन, कब सीध हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, कब रोक देंगे कैपिटलाइज करना, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, डेट बताएं, 31 अक्टूबर 18, 31 अक्टूबर 2018, यानी कितने महीने बने, कितने महीने बने जी, 8 मंथ्स, कितने महीने जी, 8 मंथ्स। सबसे पहला काम हम करते होते थे, बोलें, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन की कैलकुलेशंस करते थे जी। कितने का लोन लिया जी, 500 मिलियन का, मल्टीप्लाई किया 18% से, मल्टीप्लाई कर दिया 8/12 जी, बोलें शाबाश, जी जी हाँ। अच्छा, अब जब हमने ये वाला काम कर लिया तो आपको पता है ये वाली लाइन अगर पढ़ें, कहता हाउ एवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 to 31 अगस्त 2018 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। जी मुझे बताएं, ये बोरोइंग कॉस्ट जहन में आ गई आपके, अब मुझे बताएं बोरोइंग कॉस्ट के अंदर अगर काम रुक जाए तो हम सोचते थे ये रूटीन है कि नॉन रूटीन, ये काम जो रुका ये क्या नॉन रूटीन पर्पस के लिए रुका या रूटीन पर्पस के लिए रुका, तो देखें जी, देखें देखें देखें, क्या ये नेसेसरी था कि काम रुकता, क्या सीमेंट कोई लेंटर इस तरह का मसला था, कहता जी ये अनएक्सपेक्टेड रेन्स का मतलब है जी, क्या बोलें, अनयूजुअल रेन्स, अनयूजुअल रेन्स। हम सवाल को बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जाके इसके साथ ये जो है, ये जो फ्रैक्शन है इसमें कुछ चेंज करेंगे, ठीक है जी, फ्रैक्शन की में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बोल लें, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में उसने गुफ्तगू की, कहता जी क्या कहता, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल जो है ना वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्न 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड,
कहता ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम हम कैलकुलेट करते थे ना, इसने खुद निकाल के दे दी हमें, ये उसने हमें क्या कर दी भैया, खुद निकाल के दे दी। कितनी है ये, 17 मिलियन। कितनी है जी ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, 17 मिलियन। इधर लिख दूं जी 17 मिलियन। लेकिन मुझे बताएं इसके अंदर सस्पेंशन भी होगी, इसके अंदर 15 दिन वो वाले भी होंगे जिधर काम रुका रहा। जो रुकने वाला काम है ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, ठीक है, तो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर 15 दिन कुछ माइनस करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा गौर से, इधर हमें कुछ करना पड़ेगा, इधर कुछ 17 मिलियन से करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं, हमें टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल 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 पेमेंट्स के देखना पड़ेगा, जनरल लोन कब आ रहा है, नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखें जी, जल्दी से टेबल बना लेते हैं जी। बताएं डेट, डिस्क्रिप्शन, इक्विटी तो है नहीं, स्पेसिफिक लोन, इधर आ जाएगा जनरल लोन, और इधर क्या आएगा जी, बैलेंस जी। 1 मार्च 2018 पे लोन रिसीट कितने की जी, इसी दिन कोई पेमेंट है जी, बोले शाबाश। फर्स्ट पेमेंट है 1 फेब 2018 पे। पहली पेमेंट किधर से है जी, 1 फेब 2018 पे। लेकिन लोन तो हमें रिसीव हो रहा है, बोले शाबाश, लोन कब रिसीव हो रहा है, 1 मार्च 1। तो मुझे एक बात बताएं, ये वाली जो 140 मिलियन की पेमेंट है, इसके साथ क्या सलूक, ये कहां से हुई होगी, ये फर्स्ट पेमेंट है, ये कहां से हुई होगी, बोलें शाबाश। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ, ना इक्विटी है ना कुछ और पैसों का इंतजाम है, तो कहां से हुई होगी, बोलें 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 शाबाश। जनरल लोन से हुई होगी, स्पेसिफिक तो आया ही लेट है, कहां से हुई होगी, बोल दें जल्दी करें, क्या जनरल लोन से हुई होगी या नहीं, सोचें। क्या लिखवाया था जी, क्या लिखवाया था, सोच लें, एक आधा मिनट और देता हूं आपको। क्या गुफ्तगू की हुई है उसने, कोई कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, इक्विटी, कोई राइट शेयर्स इशू किए हैं, जनरल लोन के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ, तो क्या अजम्पशन लेना पसंद करेंगे आप लोग, क्या अजम्पशंस लेना पसंद करेंगे जी, जल्दी से बता दें शाबाश। प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी जी। आप लोगों ने पेपर के अंदर क्या किया था, बोलें जरा शाबाश। आपने पेपर के अंदर क्या किया था, टेस्ट दिया होगा तो फिर, ये आप लोगों ने दिया था टेस्ट, हाँ भाई ने तो टेस्ट ही नहीं दिया जी। अगर आप ICAP के एग्जाम में बैठे होते तो आप क्या अजम्पशन लेते जी, क्या अजम्पशन लेते। देखें जी, जनरल लोन के बारे में तो उसने कोई गुफ्तगू ही नहीं की हुई, जनरल लोन के बारे में तो उसने कोई गुफ्तगू की नहीं हुई, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा जी के इधर क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, इसका ICAP का सॉल्यूशन ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, ये देखें जी, बोरोइंग कॉस्ट का टेबल बना होगा, बोरोइंग कॉस्ट किधर गई, बोरोइंग कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए जी, बोरोइंग कॉस्ट बनी नहीं हुई जी। देखें जी, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा, उन्होंने सीधा इन्वेस्टमेंट इनकम को क्या कर दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम 17 मिलियन की लिखी है, और एक और काम किया, ये वाला जो टेबल अगर हम कभी बनाएं ये वाला, तो इधर जनरल लोन की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई, जनरल लोन के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की हुई, ठीक है। तो फिर हमारे इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो फिर हम क्यों कहें कि भाई देखें,
जनरल लोन के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ें, ना तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ना आपको लोन आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया हुआ है, तो फिर हम एज्यूम कर लेंगे ये जो एक महीना जो पहली पेमेंट की, ये कहां से की होगी, अपने ड्रॉ में जो पैसे पड़े, जो इक्विटी होगी उधर से पेमेंट की होगी। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात है, ना तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट का पता, तो इधर से अगर पेमेंट करनी है तो आगे क्या करेंगे भाई, आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या एजम्पशन लेनी पड़नी थी इधर कि हमने किधर से पेमेंट की होगी जी, इक्विटी में से पेमेंट की होगी। और एक बात याद रखिएगा, ये जो बैलेंसिंग वाला कॉलम है, ये वाला, जब जनरल लोन से कोई पेमेंट ही नहीं है, हमें कितने पैसों की जरूरत थी, बोलें शाबाश, कितने पैसों की जरूरत थी। फर्स्ट पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, फिर उसके बाद हमने क्या लिया है जी, लोन लिया, फिर हमने क्या लिया जी, फिर हमने लोन ले लिया। अब ये जो हमने लोन लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अगर आप ये बता दें कि ये 214 प्लस 146 प्लस 60, ये दो पेमेंट्स हैं, ये वाली दो पेमेंट्स हैं, 214 प्लस 146, ये 500 से कम की हैं। ये कितने की हैं, ये 500 से कम की हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ये तो वैसे ही हमारी रेंज से बाहर है ना, 1 दिसंबर 2018, ये तो मैंने कहा था हमने लिखना ही नहीं होता टेबल के अंदर, ये तो कैपिटलाइजेशन के बाद वाली बात है। तो 214 प्लस 146, ये तो सारा का सारा स्पेसिफिक लोन में से ही पूरा हो गया होगा। डन, ये बात समझ आई जी। तो हमें जनरल लोन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बैलेंसिंग इधर जो हम लेते थे, सेविंग अकाउंट क्या कहते हैं, जो सरप्लस फंड जो हमारे पास पड़े होते थे उनको हम इन्वेस्ट करते थे, फिर इधर से देखते थे कितना साल वो इन्वेस्ट हुए रहे। वो अमाउंट उसने क्वेश्चन के अंदर खुद बता दी, 17 मिलियन है। कितनी है जी, 17 मिलियन है। अच्छा, अब मुझे एक बात, तो इस वाली कॉलम की जरूरत, इस वाली वर्किंग की जरूरत ही नहीं पड़नी थी हमें। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे जरा बता दें, अब मुझे जरा बताएं, अब हमने क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन तो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। एक और निशानी थी, ना तो कैपिटलाइजेशन रेट के लिए कोई वर्किंग दी है, ना क्या उसका नाम है कोई डेटा दिया, लोन कब लिया कब नहीं लिया, कितना आउटस्टैंडिंग रहा, एक ये हिंट भी था। इधर तो भाई कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। आप जरा मुझे बताएं, ये 8 महीने कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 8 महीने हैं जी, मार्च से लेके बोलें शाबाश अक्टूबर तक। क्या अगस्त के 15 दिन इसके अंदर आएंगे, क्या अगस्त के 15 दिन इसके अंदर आएंगे जी, आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.5 मंथ्स, माइनस 0.5 मंथ्स। एग्री, एग्री जी। अच्छा, इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल, कहता सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन, कहता ये जो अवेलेबल हैं फ्रॉम द लोन, कहता ये सरप्लस फंड्स आपके पास अवेलेबल थे, आपने इन्वेस्ट किए सेविंग अकाउंट के अंदर, और उनसे कितनी अमाउंट कमाई, 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। अच्छा, अब इधर देखिएगा, कहता ये जो सरप्लस फंड्स आपके पास पड़े हुए थे, आपने जब इन्वेस्ट किए तो आपने इससे पैसे कमाए 17 मिलियन। कितने कमाई जी, ये अमाउंट उसने हमें खुद दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। एग्री करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट इनकम हमें उसने क्वेश्चन के अंदर खुद दी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या 15 दिन अगस्त वाले इसमें शामिल हैं 17 मिलियन में, या इससे नहीं निकले हुए। आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर क्या किया है, ये 17 मिलियन को एज्यूम किया है, इसके अंदर 15 दिन शामिल नहीं है, इसके अंदर 15 दिन शामिल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। उसने एज इट इज 17 मिलियन को इधर से क्या कर दिया है, लेस कर दिया है, लेस कर दिया। ठीक है, तो फिर हमें क्या लेनी पड़नी थी क्वेश्चन के अंदर, अजम्पशन, कि इस 17 मिलियन के अंदर क्या था जी, इस 17 मिलियन के अंदर क्या था, ये 15 दिन शामिल हैं या नहीं है, इसके बारे में हमें नोट लिखना पड़ना था, अजम्पशन लेनी पड़नी थी। आई कैप ने ये कहा है कि वो जो 15 मिलियन है ना, वो इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, इन्वेस्ट क्या कहते हैं, वो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आप ना लाइक विद लाइक चलें। क्या चलें, आप ये नोट लिख लें कि ये 17 मिलियन के अंदर ये 15 दिन शामिल हैं। ठीक है जी, क्योंकि देखें मुझे पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, कहता 10 सरप्लस फंड्स, जो फंड्स बचे होंगे ड्यूरिंग द लोन,
कहता है जी अवेलेबल फ्रॉम द लोन, लोन में से कहता उनको इन्वेस्ट किया है सेविंग अकाउंट के अंदर। किधर इन्वेस्ट किया है? सेविंग अकाउंट के अंदर। एंड अर्नड कहता और कमाए 17 मिलियन कमाए ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड है कौन सा? मार्च से लेके अक्टूबर तक का। अब ये 15 दिन इसके अंदर शामिल हैं कि नहीं है? शामिल हैं। 15 दिन इसके अंदर शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। तो मेरा जहन तो ये कहता है कि इस 17 मिलियन जो है, ये वाला 17 मिलियन, ये कितने महीनों का है? ये कितने महीनों का है? जी बोलें शाबाश। यही असम्पशन है ना जी, 7.5 मिलियन, ये 8 महीनों का है। कितना है? इसमें 7.5 मंथ से इसे मल्टीप्लाई करें और सही वाली अमाउंट आएगी आपके पास। दोनों असम्पशंस ली जा सकती हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आई के आप आपको फेल या पास नहीं करता, ये असम्पशन है। जी बोलने शाबाश। इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? जी ठीक है। और ये किधर? ये अदर इनकम में जाएगा फिर। और इधर कितना आएगा जी? 56. जी मुझे बता दें जी, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई? बोले शाबाश। 40. इसको हम लिख देंगे किधर जाके? वर्किंग 5, इधर 40.32। जी टोटल बता दें शाबाश। 700.32, 700.32। ये एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर। क्या है जी? एडिशन है ड्यूरिंग द ईयर। लगे हाथों इसके ऊपर वर्किंग 6 करके हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट ना कर दें, कितने महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी? प्लांट कब अवेलेबल फॉर यूज था? अगर कुछ ना बताया हो, हम एज्यूम करते हैं जिस दिन इंस्टॉल हो गया उस दिन अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है। 700.32 डिवाइडेड बाय, बोलें शाबाश। देखें जी इसका रेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में क्या गुफ्तगू है? इसे डेप्रिशिएट करना है 15 सालों की बेसिस पे। 15 डिवाइडेड बाय 15 साल मल्टीप्लाई कितने वाले महीने हमारे वाले साल से परटेन करते हैं? 2/12। इधर कितना आएगा जी बोलने? 7.78 जी। आई जी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, रेफरेंस दे दें वर्किंग 4 का। वर्किंग 4 का जी बोल रहे हैं कितना है? 700, बट ठीक है 0.32 क्या करें अब, चलें। अच्छा जी डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन ये नहीं है जी। जी ओपनिंग बैलेंस बताएं शाबाश। है ही नहीं। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है जी, बिल्कुल जी। इसका रेफरेंस दें वर्किंग 6 का। जी बोलें शाबाश। 7.78 है। ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलें इसके बाद में देख लेंगे जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में गुफ्तगू खत्म। गुफ्तगू क्या हो गई है भैया? खत्म। आ जाए जी। कहता है ऑन 31 दिसंबर 2018 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज असेस कितना जी? 178 मिलियन बाय प्रिसाइज वैल्यूअर्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। कहता वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग है एट 31 दिसंबर 2018 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹186 मिलियन। मुझे बताएं IAS 16 में जब रीवैल्यूएशन मॉडल आता है तो हम क्या करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? वैल्यू इन यूज के साथ। हम तो सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट को देखते हैं, वैल्यू इन यूज को तो हमने कभी आज तक देखा नहीं। ये तो क्राइटेरिया है किसका? IAS 40 का। ये क्राइटेरिया किसका है जी? IAS 40 का। भाई जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेना है, जिन्होंने गौर से सुन ले इस बात को, IAS 16 के अंदर जो क्राइटेरिया है जो हम देखते हैं जी, हम कंपैरिजन जब करते हैं बुक वैल्यू का किसके साथ? रीवैल्यूड अमाउंट के साथ करते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब है फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते कभी भी IAS 16 में। तो इस लाइन को क्या कर दें भैया? इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे क्या करनी पड़ेगी? बोलें शाबाश। वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भैया? वर्किंग करनी पड़ेगी। किस चीज की वर्किंग करनी पड़ेगी? हमें वो डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस, ये सारी की सारी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। तो कर लेते हैं जी। इधर आए जी, इधर आए जी। जी इधर ना कर लूं, इधर कर लेते हैं जी, ये जगह बची हुई है।
डेट डिस्क्रिप्शन, और इधर आगे जी वर्किंग 7 जी, डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट, एसेट का नाम बता दें क्या है, ऑफिस बिल्डिंग। इधर क्या आएगा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, इधर क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, बोलें शाबाश, हमें बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है। किसका कंपैरिजन करना होता है जी, बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। किसके साथ, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। अगर ये बता दें ऑफिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू हमें पता है कितनी है जी, ऑफिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग पे कितनी है तो बता सकते हैं आप जी, बोलें 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 शाबाश। ऑफिस बिल्डिंग 240 माइनस 36 कितनी है जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, यानी ये 31 दिसंबर 2017 के एंड पे होगी ना, 17 के एंड पे ये ओपनिंग है, यानी 1 जनवरी 2018 का ये ओपनिंग है। तो मैं 1 जनवरी 2018 का ये मैं लिखूं जी बुक वैल्यू, क्या लिखूं, ओपनिंग बुक वैल्यू, बताएं कितनी है, 204 कितनी है, 204। अच्छा जी, मुझे क्या 31 रीवैल्यूएशन किस दिन है जी, 31 दिसंबर 2018 ईयर एंड पे है। डेप्रीसिएशन हो जाएगी इस पे, डेप्रीसिएशन हो जाएगी इस पे जी। मुझे बताएं जरा 204 को डिवाइड करूं किस पे, इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना तो किसी और क्राइटेरिया पे भी किया जा सकता है। 240 डिवाइडेड बाय 20 कर लें, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन बताएं कितनी है जी, 240 डिवाइडेड बाय बोलें 20, डेप्रीसिएशन कितनी आई ड्यूरिंग द ईयर, 12 जी। बुक वैल्यू बता दें 31/12/2018 पे कितना जी, 192। आपको सरप्लस का बैलेंस पता है ओपनिंग पे कितना है, 8.5। शाबाश, देखा कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हुआ। 8.5 इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। एग्री करते हैं जी। और सेम सलूक इसके साथ भी करना पड़ेगा, इधर जगह कम पड़ गई थी भाई। 8.5 डिवाइडेड बाय 20 जी, बताएं 0.5 आएगा हैं, सॉरी 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 सॉरी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। देखें ये है एसेट की, ये ओपनिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस है 2018 के शुरू में, 18 के क्या भैया शुरू में ये है। अगर मुझे इस पे डिवाइड करना है तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये बुक का वैल्यू है 204 मिलियन, इसको मुझे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। या फिर जिस तरह मुझे इसकी कॉस्ट पता थी 204 की, ये तो बुक वैल्यू है, इसकी कॉस्ट मुझे पता थी जी जी, क्या क्या लिखेंगे, नहीं कॉस्ट तो ये है भाई, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। इसको निकाल के मेरे पास आता है ओपनिंग बुक वैल्यू 204। अगर मैंने 204, अगर मैंने देखें बात सुनिएगा, 204 मिलियन को मैंने पकड़ा, ये है बुक वैल्यू। इसको अगर मैंने डेप्रीसिएशन निकालनी है तो दो तरीके होते हैं, या तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर दूं, या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर दूं, डेप्रीसिएशन सेम आती है। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं इस बात से, एग्री करते हैं आप। अब मुझे आप बता दें जरा, अब मुझे बताएं ये है 8.5, इधर मुझे क्या चाहिए, इधर मुझे क्या चाहिए, सेम सलूक मुझे करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इधर तो मैंने 240 कॉस्ट को इस्तेमाल किया, तो इधर तो मिसाल के तौर पर इधर भी रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा आना चाहिए। इधर बुक वैल्यू आ रही है सरप्लस की, अगर बुक वैल्यू होती नहीं है, मतलब कुछ साल गुजरने के बाद वाली वैल्यू आ रही है। अगर मुझे 8.5 को इस्तेमाल करना तो डिवाइड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पसंद नहीं है तो मुझे बता दें एक्चुअल लाइफ कितनी है इसकी, 20 साल है, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है तो आप बता सकते हैं मुझे कितने साल गुजर गए होंगे,
कितने, कैसे पता चला? देखें भाई, देखें इधर, देखें 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 देखें, गौर से देखें, गौर से देखें। हम इधर करते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन हो जाता, मैं वैसे भी करके दे दूंगा। हम इधर करते हैं क्योंकि मेरे पास सरप्लस का बैलेंस जो है वो फुल बैलेंस नहीं पड़ा, बल्कि कुछ साल गुजरने के बाद वाला पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 204 डिवाइडेड बाय कुछ और करना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है, इधर देखिएगा, इधर वर्किंग कर दूं भाई, इधर वर्किंग कर दूं। अगर मैं करूं टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है, टोटल यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। कितनी है? मैं कहता हूं लाइफ लैप्स्ड कितनी कर गई, कितने साल गुजर गए, ये सवालिया निशान है। आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपको पता है कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता आपको कितना है? कितनी है जी? 36 है। कितनी है? 36 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 36। अब इसको जरा जहन में रखिएगा, इधर देखिएगा, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय रेट, या कहते हैं टोटल। अगर मैं आपसे ये कहूं डेप्रिसिएशन, अगर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होगी डेप्रिसिएशन 1 साल की मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ईयर्स जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 36 ओपनिंग पे, कितनी है? और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर पता है हमें कितनी है? 12 है, हम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है जी, 12 है। कितनी है जी? 12 है। आप कीजिएगा 240 डिवाइडेड बाय कितना जी? 20। तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है भैया? 12। कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो इधर इक्वल करें मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। तो ये आ सकते हैं हमारे पास। अगर मैं 36 को डिवाइड कर दूं 12 से तो मुझे पता चला ये 3 सालों की डेप्रिसिएशन है। कितने सालों की डेप्रिसिएशन है भैया? 3 साल की डेप्रिसिएशन है। यानी इसका मतलब मेरे मासूम दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है भाई? 17 है। कितनी है? 17 है। तो फिर इसको भी इस तरह कर लें, बात तो वही है ना, 240 डिवाइडेड बाय 20 कर लें, या फिर रिमेनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर लें। ठीक है, ये हमें एक और जगह भी काम देगी। तो इधर क्या आएगा भाई? 0.5 मिलियन, 0.5 आएगा ना जी। इधर आ जाएगा 8, इधर क्या आएगा? 8। अब मुझे बताएं क्वेश्चन के अंदर कितनी वैल्यू गिवन है, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? बोले 178 है जी। वैल्यू इन यूज को तो हमने कर दिया इग्नोर। भाई खुशियां या गम? खुशी या गम जी? कितने के गम आए? 14 के गम आ गए। कितने के? 14 के गम आए। कितने के गम आए भैया? 14 के। क्या खुशियां पहले पड़ी हुई हैं? ये खुशियां सारी की सारी खुशियां किताबों से गईं, लेकिन गम इतने आए कि खुशियां भी ले गए और अभी भी गम किताबों के अंदर आ रहे हैं। भाई खुशियां हमारे पास कितने गम आए? 14 के। पहले खुशियां पड़ी हुई थी, खुशियां थी, लेकिन गम खुशियों से ज्यादा हैं, यानी मजीद 6 रुपए के गम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एग्री करते हैं जी? ठीक है, इधर 0 इधर 6। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, ओहो हो, आप जरा देखिएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड सबसे पहले क्योंकि रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे है, डेप्रिसिएशन पहले आ जाएगी जी। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 12। एग्री? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बोले शाबाश। एडिशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, डिस्पोजल क्वेश्चन के अंदर नहीं है, हाँ रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन है तो इधर देखिएगा, रीवैल्यूएशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि भाई आज तक कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों के अंदर पड़ी हुई है, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन है, तो एक तो ओपनिंग वाली भी होगी प्लस हमारे वाले साल की भी होगी। एग्री करते हैं? इधर से आए कहीं रीवैल्यूड नहीं, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है जी 12, लेकिन इधर कॉस्ट नहीं बुक वैल्यू है, इससे पहले भी 240 माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू आती है। तो जी बताएं बुक वैल्यू कितनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 36 प्लस 12 कितना भैया, ट्रांसफर होगा 36 ओपनिंग वाला प्लस हमारे वाले साल का, तो 48 हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जी बोलें शाबाश, एग्री। और बताएं जी एक एंट्री और भी आनी है, इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट क्रेडिट 14 से, सरप्लस डेबिट 8 से, और प्रॉफिट कितने से, डेबिट 6 से, प्रॉफिट और लॉस 6 से। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 14, ठीक है जी। इसका चेक क्या होता है, ये 178 होना चाहिए, जो रिसेंट रिवैल्यूड अमाउंट है, देख लें इतना ही आएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो इधर आना चाहिए जीरो बुक वैल्यू, इधर आना चाहिए 178, देखें इतना ही होगा, इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा इधर बताएं क्या आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी सारी चीजें मेरा ख्याल कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से जरा ये मुझे टोटल्स बता दें, जल्दी से शाबाश बताएं, जल्दी 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 शाबाश। इधर तो जीरो होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा ही कुछ नहीं जी, इधर आ जाएगा 178 ही, इसका बताएं जल्दी शाबाश। मैन्युफैक्चरिंग का कितना है जी, जी जी 692 इधर जी, जल्दी 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 शाबाश। ये बताएं पहले 10 नहीं, ये कितना आता है 105.69। अच्छा जी, और बुक वैल्यू कितनी आई 140 पॉइंट कितनी, जी ठीक है जी। अच्छा जी ये 178 ही होगा। अच्छा अब बताएं जी नोट 1 क्या आएगा, लास्ट रिवैल्यूएशन was performed by जी बोलें प्रीसाइज वैल्यूअर्स, आगे आना है एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म एज ऑन, कब 2000, एक तो ये हो गया जी। आगे आएगा जी हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन। जी कितनी होती है बुक वैल्यू, देखें जी अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो हमने 36 क्या था ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और प्लस क्या था 12 हमारे वाली, तो बताएं जी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी 48, कितनी 48 है, इतनी है जी, इतनी ही है। लेकिन एक बात तो सुने, एक बात सुने जरा, एक बात सुने, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये जो 240 है इससे पहले भी रीवैल्यूएशन कभी ना कभी हुई है कि नहीं हुई, तो जवाब दें हाँ या ना में। सरप्लस आ रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब है इससे पहले भी कभी रीवैल्यूएशन हुई है, इसका मतलब है इससे पहले भी कभी रीवैल्यूएशन हुई है। तो मुझे बताएं
कितने साल पहले रीवैल्यूएशन हुई होगी? 3 साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है हमारी किताबों में रीवैल्यूएशन के बाद जब रीवैल्यूएशन होती है तो सारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर चली जाती है, ऐसे ही है। तो हमारी किताबों में कितने सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पड़ी है? 3 सालों की। इसका मतलब 1 जनवरी 2018 पे 3 सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का मतलब है 3 साल पहले रीवैल्यूएशन हुई होगी, यानी 17, 16 और 15, 1 जनवरी 2015 पे रीवैल्यूएशन हुई होगी। एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं जी? इसका मतलब है 3 साल पहले रीवैल्यूएशन हुई होगी। और हर साल अगर मैं आपसे पूछूं रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, देखिए कॉस्ट प्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस यही रीवैल्यूड अमाउंट बनती है ना, या कॉस्ट माइनस रीवैल्यूएशन डेफिसिट यही रीवैल्यूड अमाउंट बनती है ना। अगर मैं आपसे ये पूछने की जहमत करूं कि 240 के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, मुझे तो कॉस्ट चाहिए लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो रीवैल्यूड अमाउंट है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस टोटल कितना है, तो बता सकते हैं आप? 8.5 मिलियन है 17 सालों का। 8.5 मिलियन क्या है? इसके अंदर 3 साल गुजर चुके हैं। 8.5 3 साल गुजरने पे है। हर साल का रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना कितना कम हो रहा है? 0.5। तो 3 साल पहले रीवैल्यूएशन हुई होगी, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बनता है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन, यानी ये है 17 ईयर्स का। 0.5 हर साल का कम होता जा रहा, यानी ये कितनी दफा कम हुआ होगा? 3 साल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल कम हुई है, तो ये सरप्लस भी 3 साल ही कम हुआ होगा ना। हर साल का कितना है? 0.5 मिलियन। तो 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 1.5 मिलियन आता है। तो सरप्लस, टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितनी है? 10 मिलियन। टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? अच्छा जी, अब देखें जी रीवैल्यूएशन सरप्लस कितनी है जी? 10 मिलियन। रीवैल्यूएशन सरप्लस है जी 10 मिलियन का, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो 240 मिलियन है, 240 मिलियन है, इसके अंदर सरप्लस कितना पड़ा है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, रीवैल्यूड अमाउंट कैसे बनती है? रीवैल्यूड अमाउंट कैसे बनती है? बुक वैल्यू प्लस इसके अंदर सरप्लस आता है, या माइनस क्या कहते हैं, इन चीजों का कंपैरिजन होता है ना जी, इन चीजों का कंपैरिजन होता है, ऐसे ही है, इन चीजों का कंपैरिजन होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर मैंने कॉस्ट, अगर मुझे ये पता चल जाए कितना सरप्लस जो है वो पड़ा हुआ है, तो अगर मैं वो माइनस कर दूं 240 में से, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, आ जाएगी। सरप्लस, यही तो डिफरेंस है। इधर देखिएगा, ग्रॉस कैरिंग रीवैल्यूड अमाउंट है जी 240 मिलियन। कितनी है? 240। अगर मैं इसमें से रीवैल्यूएशन सरप्लस माइनस कर दूं 10 मिलियन का, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज द कॉस्ट। ये क्या है? ये कॉस्ट है। ठंडे दिमाग से घर जाके इसको आपने जरा जहन नशीन करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर 8.5 मिलियन, ये 17 सालों का है, इसमें से 3 साल माइनस हो चुके हैं, टोटल लाइफ थी 20 साल, 3 साल मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ये कितना है? 3 साल कम हुआ 3 सालों का ऐड करेंगे तो 10 मिलियन बनेगा। कितना बनेगा? अगर देखें बात सुने, अगर रीवैल्यूएशन ना होती, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो फिर कॉस्ट कितनी होती? 230 होती। कितनी होती जी? 230 होती। तो मुझे बताएं, क्या कहते हैं, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू कितनी आती? तो कितनी आती बोलें जी? जी, ये कितना है? ये इक्विपमेंट में डिस्पोजल के आगे मैंने क्या नहीं किया? इधर ब्रैकेट आनी है 15.20 के। अच्छा जी, बोलें कितना आता है इधर? इधर कितना आएगा? 70। और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बताएं कितनी है? कितनी? चले 9। ठीक है। अच्छा जी,
अब आपने मुझे बताना है अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये कैसे कैलकुलेट करते, 230 है वुड हैव बीन रुपीस कितना इधर आना था मेरे भाई, 230 डिवाइडेड बाय, बोले 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 शाबाश, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, बोल दें 4 साल, 3 साल 36 वो, ठीक है जी, बोले बोले 4 साल गुजरे, फिर 4 साल गुजरे ना, 3 साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पता चले, 1 साल हमारे वाले साल का, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक जाना है तो 4 आएंगे, बुक का वैल्यू निकालनी है तो कितने आएंगे जी, 16 आएंगे जी, बोल दें शाबाश, 40, ओ ये क्या आया भाई, नहीं 46 नहीं आएगा, 184 आएगा, 184 मिलियन। अगर आपने देखें, अगर आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 4 सालों की निकाल दें, 4 सालों की निकाल दें, कितनी आएगी, 36 प्लस 12, बोलें 40, अच्छा नहीं सॉरी, अगर आपने इधर क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आप करेंगे 230 डिवाइडेड बाय 20 साल और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 4 सालों से, ये आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 184। हमने डायरेक्ट ही बुक वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। बुक वैल्यू कैसे आई जी, बोलें बुक वैल्यू कैसे आई भाई, हमने कॉस्ट पकड़ी, कॉस्ट में से कॉस्ट को डिवाइड किया 20 सालों पे, मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, ठीक है। ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना जी, ठीक है। मजीद एसेट ने इतना डेप्रिशिएट होना है, अगर रीवैल्यूएशन ना होती, 3 साल पुराने वाले साल हमारा डेप्रिशिएट हो गया ना, ठीक है। इधर 16 मैंने क्यों लिखा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो बताएं आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया, इस तरह बता दें आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया, ये नहीं वर्किंग नीचे कर लेते हैं, आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ, 230 डिवाइडेड बाय 20 साल, फिर हमने 20 से डिवाइड करना था ना, कितना डेप्रिशिएट हो गया, बोलें 4 साल जी, बोलें कितना था, कितना 46, ये क्या आ गई मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या आ गई मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं कॉस्ट में से माइनस करूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये ना मैं ऐसी वर्किंग कर रहा हूं, ये आपने वर्किंग्स में करनी है जाके। अच्छा कॉस्ट बताएं 230 है जी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भैया 46, तो बुक वैल्यू कितनी आई, चलें इस तरह कर लें, ये ज्यादा आसान है। अच्छा जी चलें जी, ये आ गई रुपीस कितनी 184 आ गई, ठीक है। ये आपने वर्किंग्स में करना ये वाला काम। अच्छा जी यहां फिर एज फॉलोज कर लें, 7.3 में बताएं भाई सरप्लस कितना था, देखें जी देखें जी, ओपनिंग बैलेंस, मूवमेंट इन सरप्लस बतानी है, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस बतानी, ओपनिंग बैलेंस और अरोज ड्यूरिंग द ईयर और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कर लें, और मेरे भाइयों एडजस्टमेंट जी। ओपनिंग बैलेंस कितना था 8.5 मिलियन, कितना था 8.5 मिलियन रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी अरोज ड्यूरिंग द ईयर तो हुआ ही कोई नहीं, एडजस्टमेंट 0.5 मिलियन की है, और सॉरी ट्रांसफर हुआ रिटेन अर्निंग में 0.4 मिलियन का जी, एडजस्टेड हो गया। एडजस्टेड का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से कितना एडजस्ट हो गया जी 8 का, तो पीछे कितना बचा 0, पीछे कितना बचा 0। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें सिर्फ एक ही मुश्किल बात थी, क्या ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल बात ये आई कि इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है 8.5 को, ये हमें उसने टोटल सरप्लस नहीं दिया हुआ था बल्कि बल्कि 3 साल गुजरने के बाद दिया था। तो हमें एक क्वेश्चन हमने आज से पहले भी किया हुआ है जिसके अंदर हमने ये देखा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई थी, हमने देखा था टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आती है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय कितने साल गुजर गए, तो हमने देखा जी 36 है जी, और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन अगर मैं निकाल लूँ वो है 12, मैं 36 को 12 से डिवाइड किया, मुझे पता चला 3 साल गुजर चुके हैं, कितने गुजर गए हैं 3 साल गुजर गए हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है 8.5 टोटल सरप्लस कितना होगा 8.5 मिलियन, तो मेरे पास पड़ा हुआ है 3 साल गुजरने के बाद, 1 साल का कितना है 0.5, यानी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 आएगा।
टोटल सरप्लस आ गया मेरे पास 10 मिलियन का। इसका मतलब है जी रीवैल्यूड अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर सरप्लस भी है, इसका मतलब 240 मिलियन कॉस्ट नहीं है, 240 मिलियन कॉस्ट नहीं है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। इसमें से सरप्लस टोटल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी जी, कॉस्ट आ जाएगी, या सादा अल्फाज में बुक वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है इससे पहले भी रीवैल्यूएशन हो, सही है, तो मुझे वो चाहिए थी तो मैं उधर तक पहुंचा। तो 230 अगर कहता कभी भी रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो मैं क्या करता, तो मैं 230 को पकड़ता और इसे डिवाइड कर देता 20 से और मल्टीप्लाई किससे करता, अगर 4 से करूंगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने माइनस किया कॉस्ट में से तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। और अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आपको पता आज 4 साल गुजर गए हैं, अगर इसी तरह कॉस्ट पे चलता रहता मॉडल पे तो मेरे भाई इधर आना था, अगर मैं डायरेक्ट बुक वैल्यू भी निकाल सकता था, फिर मैं इधर मल्टीप्लाई करता 16 के साथ। ठीक है, सिर्फ ये छोटी सी टेक्निकल बात थी, बाकी बोरोइंग कॉस्ट का भी हमें पता, एक्सचेंज आ गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी, न्यू एसेट आया पुराना चला गया, ये एक्सचेंज है, तो ये भी मैं निकाल सकता था, इक्विपमेंट भी। भाई ये एक टेक्निकल सी बात, अगर ये नहीं भी समझ आती है आपको उधर बैठे हुए तो 1-1.5 नंबर इसका कटना था, बाकी सारा क्वेश्चन उसके मार्क्स आपको मिल जाने थे। ठीक है जी, चलें जी, चलिए मेरा ख्याल है हो गया सारा। चलें, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की भी रिवीजन हो गई, तो ये एक्सचेंज की भी होगी, बोरोइंग कॉस्ट की भी होगी, और ये क्या कहते हैं एक नई चीज़ नहीं, इससे पहले भी खैर हमने सीखी हुई है। चलें जी, ये वाला लेक्चर ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।